मित्रों, आज हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ और इसका क्रम क्या है, इस संबंध में मैंने कुछ प्रश्नों का निर्माण किया है जो इस प्रकार है। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है 3 कालों में। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक माना गया है? तो इसका आंसर है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के काल को 2 भागों में विभक्त किया गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का अपर नाम छांदस है और इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसके प्रसिद्ध आचार्य यास्क और पाणिनि जी हुए, जिन्होंने वैदिक संस्कृत को एक अच्छी दिशा दी। दूसरा है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसके प्रसिद्ध आचार्य पाणिनि जी हुए, जिन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की और उसको सूत्र में निबद्ध कर संस्कृत भाषा को एक अच्छी दिशा दी। तीसरा प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के काल को कितने भागों में बांटा गया है? इसका उत्तर है 3 भागों में, जिसमें पहला है प्रथम प्राकृत काल, जिसमें पाली भाषा आती है और पाली भाषा उस समय भारत की एक देश भाषा थी और इसको प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है। इसका समय 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक माना गया है और ध्यान देने की बात है कि भगवान बुद्ध के सभी उपदेश पाली भाषा में ही है और इसी समय भारत में बौद्ध धर्म का जन्म भी हुआ था। चौथा प्रश्न है, द्वितीय प्राकृत काल कब से कब तक माना गया है? इसका उत्तर है, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक द्वितीय प्राकृत काल माना गया है और भगवान महावीर के सभी उपदेश प्राकृत भाषा में ही है। प्रश्न नंबर 5, तृतीय प्राकृत काल का समय क्या है? तृतीय प्राकृत काल को 2 कालों में विभक्त किया गया है, एक तो अपभ्रंश काल और दूसरा अवहट्ट काल। अपभ्रंश काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया है और अवहट्ट काल 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक माना गया है। इसी अवहट्ट काल को संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है 3 कालों में, 3 भागों में। पहला इसका है प्राचीन हिंदी, जिसका समय है 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। दूसरा है मध्यकालीन हिंदी, जिसका समय है 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। और तीसरा है आधुनिक हिंदी, जिसका समय है 1850 ईस्वी से अब तक। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की आदि जननी भाषा कौन सी है? तो इसका उत्तर है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की आदि जननी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ कहाँ से माना जाता है? तो इसका उत्तर है अपभ्रंश काल से। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का विकास क्रम लिखिए। तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, उससे पूर्व कौन सी भाषाएं थी, कैसे हिंदी भाषा में उनका प्रभाव पड़ा? तो इसका क्रम इस प्रकार से है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश काल में साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका उत्तर है 8वीं सदी से। हमने पढ़ा था कि अपभ्रंश काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया है और 8वीं सदी से इसका साहित्य का प्रारंभ हुआ और इसके साहित्य को प्रारंभ स्वयंभू कवि से माना जाता है, जो 13वीं सदी तक जारी रहता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है स्वयंभू कवि को। स्वयंभू कवि की रचना पौमचर्यु है, जिसको राम काव्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है भस्यत कहा। इस भस्यत कहा के लेखक धनपाल जी है। अगला प्रश्न है, अपभ्रष्ट का विकृत रूप क्या है? तो इसका उत्तर है अवहट्ट।
अवहट्ट का जो कालखंड था वो 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक माना गया था और इसका जो साहित्य में प्रयोग है वह 14वीं शताब्दी तक जारी रहा। अगला प्रश्न है, अवहट्ट शब्द का प्रथम प्रयोग किस कवि ने किया? तो इसका उत्तर है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा ग्रंथ लिखा गया वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है, विद्यापति जी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो इसका उत्तर है कीर्तिलता। विद्यापति जी एक पंक्ति कहते हैं, देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जम्पो अवहट्टा। अर्थात देश की भाषा सब लोगों के लिए मीठी है, इसे अवहट्टा कहा जाता है। विद्यापति जी इस पंक्ति में प्राकृत की तुलना में अपनी भाषा को मधुरतर बताते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन हिंदी से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है अपभ्रंश और अवहट्ट के बाद की भाषा। अर्थात देखा जाए तो जो ये काल है वह हिंदी का आदिकाल या शिशुकाल माना गया है। यह वह काल है जब अपभ्रंश अवहट्ट का प्रभाव हिंदी भाषा पर मौजूद था। अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा समूह का नाम है? उत्तर है हिंदी प्रदेश क्षेत्र की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियों का समूह। मतलब हिंदी प्रदेश की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में किन 3 बोलियों का विकास हुआ? इसका उत्तर है ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली। क्योंकि मध्यकाल में हिंदी का स्पष्ट रूप सामने आने लग गया था, तो उस समय ये तीनों बोलियां भाषा के रूप में निखर कर आई और ब्रजभाषा, अवधी का अत्यधिक साहित्यिक विकास भी हुआ और इनको देशी राज्यों से संरक्षण भी प्राप्त हुआ। इसलिए उस साथ ही मध्यकाल में खड़ी बोली का साहित्य में मिश्रित प्रयोग होता है और 14वीं शताब्दी में दक्षिण में प्रवेश करती है। दक्षिण में जो साहित्य है उसमें खड़ी बोली का सर्वाधिक प्रयोग होता है और 18वीं सदी तक इस खड़ी बोली मुस्लिम शासकों से संरक्षण प्राप्त होता है और इसे एक नई दिशा मिलती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य की सर्वप्रमुख भाषा कौन बनी? तो इसका उत्तर है खड़ी बोली।